आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स। यहाँ पे सबसे पहले आप जान लें, क्योंकि हम पीरियड नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, तो पीरियड नंबर 3 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आते हैं। ये आप याद कर लें। अब इन्हीं के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच्ड हो तो इनको हम कहते हैं ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो Na2O, तो ये कहलाएगा सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, और ये क्लोरीन का ऑक्साइड कहलाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट कि यहाँ पर ये क्योंकि मेटल है, यानी सोडियम भी आपका मेटल है, मैग्नीशियम भी आपका मेटल है, और एल्यूमिनियम भी यहाँ पे आपका मेटल है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड कहलाएंगे और इनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे मेटल के ऑक्साइड हैं जिनका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर मिडल में आ जाएं जो कि सिलिकॉन है, वो एक्चुअली कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है उसका, लेकिन ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन होता है कोवलेंट स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें तो ये सारे नॉन मेटल हैं, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। इनको हम, क्योंकि ये नॉन मेटल हैं, तो ये भी सिंपल कोवलेंट होगा और इनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के बारे में आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो अब आप याद रखें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जितने भी जॉइंट स्ट्रक्चर होंगे, चाहे वो मेटालिक ऑक्साइड की फॉर्म में हो या वो कोवलेंट ऑक्साइड की फॉर्म में हो, या इसका मतलब यानी सोडियम का ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, या आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो या सिलिकॉन ऑक्साइड हो, इसमें से ये पहले 3 मेटालिक ऑक्साइड हैं, ये वाला आपका कोवलेंट ऑक्साइड है, तो यानी और हैं सबके जॉइंट स्ट्रक्चर, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल के ऑक्साइड की, जो कि यहाँ से हैं फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, इनकी अगर हम बात करें, क्योंकि नॉन मेटल के हैं तो इनमें वीक अट्रैक्शन होती है, यानी वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, तो इनके जो ऑक्साइड हैं वो थोड़े से, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो आपने ध्यान में रखना है कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो 3 ऑक्साइड हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो स्टूडेंट इनको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अगर हम बात करें सिलिकॉन ऑक्साइड की, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ऑक्साइड की, तो इनमें ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, इस वजह से ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इस तरीके से आपने यहाँ पे जहन में रखना है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स में, मजीद पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये बात बतानी है कि जो मेटल के ऑक्साइड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होंगे। उसकी रीज़न आगे चल के आपको समझ भी आ जाएगी कि उसको हम वाटर में मिलाएं तो आपको बेस मिलता है, इस वजह से हम उसको बेसिक इन नेचर कहते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये जनरली होते हैं एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इनको हम वाटर में मिलाएं तो आपको ये मिलता है एसिड, तो इसलिए हम कहते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सोडियम आपका मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? मेटल के ऑक्साइड, तो इस वजह से ये क्या कहलाएंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। एल्यूमिनियम नॉर्मली स्टूडेंट दोनों का काम करता है, यानी एज एन एसिड का काम भी करता है, बेस भी करता है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, राइट। इसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक। और बाकी सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। सो होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से आपके बेसिक हैं, कौन से एसिडिक ऑक्साइड हैं और कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इन्हीं की रिएक्शन की बात करते हैं ऑक्साइड्स की। पहले हम वाटर के साथ देखेंगे, फिर एसिड के साथ देखेंगे और फिर बेस के साथ देखेंगे। तो जनरली ऑक्साइड्स की मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, जिसमें मेटल के ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्मली मेटल के होते हैं। ये एम्फोटेरिक होते हैं जो कि मेटल का काम भी करते हैं, नॉन मेटल यानी एसिडिक इन नेचर भी होते हैं, बेसिक इन नेचर भी होते हैं, और फिर एसिडिक जो कि नॉन मेटल के होते हैं। अब आप देखें, जब भी बेसिक के ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो आपको एक अल्कलाइन सोल्यूशन देंगे। अब अल्कलाइन सोल्यूशन मतलब बेसिक सोल्यूशन ही देंगे, लेकिन जब बेसिक के ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। फिर स्टूडेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट वाटर देंगे, और बेस यानी अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट वाटर देंगे। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि एसिड प्लस बेस आपको क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों का काम कर रहा है, तो दोनों के केस में आपको क्या मिल रहा है? सॉल्ट और वाटर।
जब हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि वाटर के साथ रिएक्ट करके तो वो एसिडिक सोल्यूशन देंगे, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये ट्रिक्स ध्यान में रखें तो आपके आगे चल के रिएक्शन बहुत आसानी से आपको समझ आते जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड जो कि मेटल का ऑक्साइड है उसकी बात करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड जो है स्टूडेंट वो याद रखें कि वो स्ट्रांगली बेसिक है। क्यों? उसकी वजह क्या है? ड्यू टू ऑक्साइड आइंस विच हैव हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद हाइड्रोजन आइन। तो स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आइन है और उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो किसके साथ कंबाइन हो जाए, वाटर के हाइड्रोजन आयन के साथ। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखें, सोडियम ऑक्साइड में होता है O2 यानी ऑक्साइड आयन, वो वाटर के हाइड्रोजन और OH यानी H और OH मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ये इस H के साथ आसानी से यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस H के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ये क्या बना देगा, 2 OH बना देगा, एक OH और एक और OH नेगेटिव। अब इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोक्सल आयन मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सल आयन मिल रहे हैं। तो तभी हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब भी आप बेसिक ऑक्साइड को यानी जो कि मेटल के ऑक्साइड है जो कि बेसिक इन नेचर है उसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपको बेस मिलेगी। इसी वजह से तो हम उसको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और एसिड के साथ क्या रिएक्शन देंगे उसमें तो हमने बता दिया, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सो होपफुली आपको सोडियम के ऑक्साइड के बारे में ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि उसके जो ऑक्साइड है वो उस तरीके से फ्री नहीं है जिस तरह से सोडियम के ऑक्साइड मिल रहे थे आपके वाटर के साथ। उसके अलावा अगर स्टूडेंट हम बात करें और इसको कंपेयर करें Na2O यानी सोडियम के ऑक्साइड को अगर हम कंपेयर करें मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ और हम बात करें कि इनको किसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो देखें सोडियम का जो ऑक्साइड है वो मिलके बन रहा है कि जब सोडियम आयन मिल रहा है ऑक्साइड आयन के साथ, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड कब बन रहा है, जब मैग्नीशियम आयन मिल रहा है ऑक्साइड आयन के साथ। तो आप यहाँ पे देखें कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है क्योंकि वो पीरियड नंबर 2 में आ रहा है तो सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा। जब साइज़ छोटा होगा और साथ साथ उसमें देखें कि +2 चार्ज आ रहा है तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि जो चार्ज पे डिपेंड करती है, जो कि साइज़ पे डिपेंड करती है और चार्ज पे डिपेंड करती है। साइज़ छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ऑक्साइड आयन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा एज कंपेयर टू सोडियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये ट्रेंड हो जाएगा, यानी लेटिस एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम ऑक्साइड। तो उसकी रीज़न आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि चार्ज डेंसिटी वो रीज़न है कि जिसकी वजह से आपकी जो लेटिस एनर्जी है वो ज़्यादा या कम होती है। तो अब हम बात करते हैं इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। होपफुली आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में ये बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखें, मैंने पहले भी बात की कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो वाटर के साथ तो एल्यूमिनियम आसानी से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें जो आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि उसके ऊपर +3 चार्ज होता है। सो आप समझ गए होंगे यहाँ पे और ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी और ज़्यादा हो गई है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, वाटर उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता, इस वजह से वो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट दे देगा और आपको वाटर दे देगा, और बेस के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी रिएक्शंस आपने याद कर लेने हैं अबाउट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आइए स्टूडेंट फिर बात करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड याद रखें, एक तो इसका जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम करवाएं तो ये पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि वाटर में इनसॉल्युबल है और इसमें क्योंकि जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है तो उसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन बेसिस के साथ स्टूडेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और सोडियम सिलिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने अबाउट सोडियम ऑक्साइड जहन में रखनी है। उसके बाद हम फास्फोरस ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने फास्फोरस 5 लिखा है, इसको हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी कहते हैं। आइए इसको हम देख लेते हैं, इसको हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्यों बुलाते हैं, क्योंकि P4O10 आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 मल्टीप्लाई विद 10 क्या हो जाएगा -20। यहाँ पे हम लिखेंगे -20
तो ऑब्वियस बात है फॉस्फोरस पे होना चाहिए +20, लेकिन एक फॉस्फोरस पे कितना आएगा, क्योंकि 4 फॉस्फोरस हैं, डिवाइड बाई आप इसको कर दें 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 520 होता है, तो एक फॉस्फोरस पे आप देखेंगे कि +5 चार्ज आएगा, और यही +5 इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये रीज़न समझ आ गई होगी इसको हम फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्यों बुलाते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वाटर के साथ, तो वाटर के साथ बड़ा ही वायलेंटली शिद्दत से रिएक्ट करता है और आपको सोल्यूशन देगा जिसमें एसिड्स का मिक्सचर होगा, जिसको हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ तो आपको पहले फॉस्फोरिक एसिड दे रहा है, फिर इसका बेस के साथ रिएक्शन है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है तो ये इसके साथ बेस के साथ रिएक्शन करेगा कुछ ऐसे कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक रिएक्शन अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। फिर अगर 2 मोल्स ले लें वो रिएक्शन करवाएगा, उसको हम रिएक्शन करवाएं H3PO4 के साथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो आपको सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वंस अगेन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया क्योंकि ये भी आपका एसिडिक सॉल्ट होगा और वाटर मिल रहा है। फाइनली स्टूडेंट अगर हम 3 मोल्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको सोडियम फॉस्फेट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन आपने याद कर लेना है कि H3PO4 किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा।